students, welcoming to this e-learning session of our Delta Home। आज का टॉपिक है हमारा oogenesis। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था spermatogenesis। अब ये इसमें देखेंगे कि oogenesis is a complicated process as compared to spermatogenesis, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स प्रोडक्शन जो होते हैं वो स्पर्म का जो छोटी जो मेल गैमेट्स जो रेडी होते हैं आफ्टर द प्यूबरिटी होते हैं, लेकिन oogenesis इसके जो एग्स रेडी होते हैं फीमेल गैमेट वो बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल, जो फीमेल बेबी होती है उसके बर्थ होने से पहले ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और जब वो एट अ टाइम ऑफ बर्थ फीमेल जो डॉटर होती है उसके जन्म के वक्त उसके कम से कम उसमें 2 मिलियन ऑफ एग्स होते हैं। देन शी गोज टू द एट द टाइम जो जैसे मैच्योरेशन होती है रिड्यूस्ड होते 40,000 तक आते हैं। एंड व्हेन शी इज प्यूबरिटी, जैसे वो 40,000 से और जब वो प्यूबरिटी मीन्स 12-13 एज में आती है तो नियर अबाउट 400 eggs remain now in her body। तो इतना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि जो 2 मिलियन एग्स थे वो कैपेबल नहीं थे आगे चल के वो फीमेल के बॉडी में रह सके। उसके बाद भी वो जैसे जैसे फीमेल प्यूबरिटी तक जाती है तो वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं एग्स। डिस्ट्रॉय होते होते जो कैपेबल है फर्टिलाइज के लिए वो नियर अबाउट 400, इतनी ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। अब व्हाट इज नाउ दिस oogenesis? Oogenesis means is what? Oogenesis is the formation of haploid female gamete। हमें गैमेट कौन सा? हैप्लॉइड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए फ्रॉम किससे? डिप्लॉइड जर्मिनल एपिथाइलम। ये देखिए दिस प्राइमरी जर्मिनल सेल्स। प्राइमरी जर्मिनल सेल्स मींस ये क्या डिप्लॉइड है, इससे हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स। जो पहली स्टेज होती है यहाँ से प्राइमरी जर्मिनल सेल से हम प्रोड्यूस करेंगे इसे ओवम मींस एन नंबर, दैट इज हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स। उस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है oogenesis। इसके 3 फेज होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। दैट्स नाउ द मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। अब देखिए पहला जो फेज हमने कहा मल्टीप्लिकेशन फेज, ये क्या करता है? माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन मींस क्या? प्राइमरी में जो सेल्स होगी प्राइमरी जर्मिनल सेल्स की ये प्रोडक्शन सेल का डिवीजन होता है, बहुत सारे सेल्स रेडी करने होते हैं, सो सेल का डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन करते हैं, उससे बहुत सारी उगेनिया प्रोड्यूस किया जाता है। बट दे आर नाउ द डिप्लॉइड बिकॉज देयर इज अ ट्विन, सो दे ये पूरे कैसे होते हैं? डिप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। उसके बाद हमें होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ये जो एक सेल है वो बढ़ने लगती है, दैट इज पहला जो बढ़ता है दैट इज अ प्राइमरी oocyte। दिस इज ऑल्सो द डिप्लॉइड इन स्ट्रक्चर। इसके बाद यहाँ पे होती है मियोसिस 1। मियोसिस 1 क्या करते हैं? एक से जो सेकेंड एक प्राइमरी को एक मैच्योर हो जाएगी, बाकी के डिजेनरेट, बाकी के इसको रोका दिया जाएगा। यहाँ से फिर मियोसिस 2 होगी तो उसके बाद उसका ओवम होगा। मियोसिस 2 तभी होगी जब ये प्यूबरिटी स्टेज कवर होगी, दिस इज अ प्राइमरी oocyte। मियोसिस 1 सब में हो जाएगी, बट जैसे ही सेकेंडरी oocyte रेडी हो मींस प्यूबरिटी स्टेज में तभी उस फीमेल के ओवरी से एक ही ओवम एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन के वक्त, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी पीरियड के वक्त एक ही ओवम बाहर निकले। बाकी के होते हैं पोलर बॉडीज जो कि बाकी उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं। इस तरीके से मियोसिस 1 मियोसिस 2 ये दोनों प्रोसेस होती है। मियोसिस 1 के बाद क्या किया जाता है? स्टेप प्राइमरी oocyte को क्या किया जाता है? स्टॉप किया जाता है। इतने सारे
उस साइड से है, लेकिन सबके सब ना निकले बाहर, इसलिए उसका आगे का जो सेल डिवीजन है दैट इज मियोसिस 2, इसको रोका दिया जाता है। ये नहीं होता है, जैसे ही ये मैचुरेशन उसको एक सिग्नल मिलता है, मींस हार्मोन सिक्रीशन होता है, सिग्नल मिलता है कि अब एक बाहर निकालना है, तब उस स्टेज में ये मियोसिस 2 प्रोसेस करेगा। इसके बाद सेकेंडरी ओसाइट होगा और वही ओवम के रूप में बाहर, तो इस तरीके से आएगा बाहर। और अभी इसके बाद देखिए ये जो हो गए ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज हो गया, ये हो गया मैचुरेशन फेज। इस तरीके से हमारा oogenesis प्रिपेयर होता है। अब जैसे ये जो ओवम है अगर उसे फर्टिलाइज्ड ना हुआ तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है, मींस जैसे कि एमसी पीरियड के वक्त जो बाहर आता है ओवम उसे कहा जाए अनफर्टिलाइज्ड एग। अब अनफर्टिलाइज्ड एग किस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी अपन। इसका अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर में अनफर्टिलाइज्ड जो है ये नॉन क्लियोडिक होते हैं। नॉन क्लियोडिक मीन्स क्या, उसका ऊपर का कवच, बाकी सब जो उनको कवच देता है एक स्ट्रक्चर, वो कभी वो खराब ना हो, इसलिए अब जब ये एमसी पीरियड के वक्त इसे बाहर निकालना है तो ये मैचुरेशन के बाद निकालना है, तो उसमें स्पर्म्स अगर आ जाए, स्पर्म्स के साथ अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो वो क्या हो गया, अनफर्टिलाइज, इसीलिए उसका कवच निकाला जाता है, कवच नहीं रहता उसको, तो उसे साइंस के लैंग्वेज में नॉन क्लियोडिक कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर में है, इसका जो मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही ओवम का जो मेम्ब्रेन है उसे विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन। उसके बाद का उस विटेलाइन मेम्ब्रेन को और एक कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड द पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन एंड देन इज ज़ोना पेलुसिडा। अब जो ज़ोना पेलुसिडा एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच में क्या है, पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। यही वो स्पेस है जहां पे सबसे पहले पोलर बॉडीज रेडी होती है, दैट्स व्हाट ये हमारी पोलर बॉडीज, ये पोलर बॉडीज हमारे रेडी होती कहाँ होती है, बिटवीन विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड ज़ोना पेलुसिडा। ये जो सेल है जर्मिनल वेसिकल, ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है जहाँ के ये बाहर आएगा, देन इट इज कोरोना रेडिएटा। इस जो ज़ोना पेलुसिडा के आउटरी कवरिंग में जो रहते हैं दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। इस तरीके से जो है यहाँ पे जो सेल्स है ओवम की नॉन क्लियोडिक है, उसके बाद वो नॉन मोटाइल है, ओवल शेप होता है इसका, देन माइक्रोलिटिएटेड मींस उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं एंड इसका जो साइज है नियर अबाउट इज 0.1 millimeter, that is near about 100 micron, 100 माइक्रोन या 0.1 मिलीमीटर इतना छोटा साइज होता है। इस तरीके से अनफर्टिलाइज्ड एग एमसी पीरियड के वक्त ये बाहर आ जाता है। तो मेरे बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे अच्छे से आप read it and समझ लीजिए। एंड ऑल्सो इज मस्ट इम्पॉर्टेंट कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में क्या डिफरेंस बिटवीन है, तो ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर 12 बट इट ऑल्सो फॉर दिस योर द मेडिकल फील्ड इट ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट। तो यह ये आप अच्छे से रेडी करके रखेंगे। बाय।